हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अगले 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है। बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ, पर वैसे ही बता दे रहा हूँ कि कौन सा चैनल है। वहाँ पे भी मैं वैसे कोई पीडीएफ, बेसिकली इस पीडीएफ को डालने का कोई मतलब बनता नहीं, और कोई ऐसी पीडीएफ, क्योंकि टाइम कम है तो कुछ भी डालना अच्छा भी नहीं लगता। जो ऐसा लगेगा मुझे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पास भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक, कुछ भी, तो बस मैं वही डालूंगा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा। अब मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि नोट डाउन करो। जब भी वीडियो देखने बैठो तो पेपर लेके बैठा करो। एक बार पहले 50 क्वेश्चन जो भी मैं करवाता हूँ उसको पेपर एक बार पढ़ लो, थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि क्या है, एक एक क्वेश्चन में अगर आपको पढ़ूँ और क्वेश्चन भी समझाऊँ तो आंसर, उसका सॉल्यूशन और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वो सब बताने में केवल 50 क्वेश्चन में ही 2 घंटे से ऊपर लग जाएगा। ठीक, तो ये पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, एफडीआई के बारे में पूछ रहा है कि मेजर, देखो हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक, लेकिन मेजर कौन सा है जो आपको सबसे सही लगता है। तो पहला कह रहा है, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी। ठीक, कह रहा है लिस्टेड कंपनी में कैपिटल तो होता ही है। अगर लिस्टेड कंपनी में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, बेसिकली अगर आप लिस्टेड कंपनी में ना लेस देन 10% ऑफ शेयर पे करते हो तो वो होता है एफआईआई। अप टू और मोर देन 10% जब आप करते हो तो होता है आपका एफडीआई। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे है, मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, दोनों। दूसरा कह रहा है कि इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ठीक, तीसरा कह रहा है, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। जो डेट होती है उसकी सर्विसिंग के लिए, मतलब आपने उधार ले रखा है तो उसको किसी को लौटाने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक, या डेट सर्विसिंग, जो आपको उधार लेना पड़ रहा है कंपनी चलाने के लिए तो उसके थ्रू ये काम चल रहा है तो ये भी एफडीआई ही। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो एफआईआईज करते हैं, तो भाई एफआईआई जो है वो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हैं ना तो एफडीआई नहीं होता। ठीक, पहले बता रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर कुछ उसमें कंडीशनल है, एक पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विथ सर्टेन कंडीशंस, तो हो सकता है। सर्टेन कंडीशन का ये मतलब होता है कि वो जो है एफडीआई में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखो, जो एफडीआई आपका होता है, दो होता है। एफआईआई होता है जो, वो कभी भी वापस जा सकता है। ठीक, एफडीआई का क्या होता है, एक फिक्स होता है, ये वोलेटाइल होता है। ठीक, ये वोलेटाइल नहीं होता है, ये फिक्स होता है कि हाँ इतने टाइम तक आपके यहाँ रहेगा। ये काइंड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होती है बॉन्ड के थ्रू भी हो सकती है, 1% का शेयर भी हो सकता है। ठीक, इसमें ये शेयर में नहीं होता, केवल शेयर में होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। इस पे सपोज करो आपकी मार्केट गिर रही, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, तो ये भाग जाएंगे क्योंकि इनके पास पैसे कम। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है अलाउ करती है कि कुछ अमाउंट तक आप पैसे लेके वापस जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, देखो ये डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम ये अगर वापस लेके जाते हैं पैसे अपना, तो क्या होगा हमारे यहाँ, पहले एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। ये अगर सपोज करो कि इन्होंने 10 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया। ठीक, और एफडीआई में आपके यहाँ आया है $1 बिलियन। ठीक, अब देखो सपोज करो कि इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तो इनको क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि हाँ 10, 15, 20 मिलियन, 100, 200 मिलियन डॉलर तक आप वापस ले जा सकते हैं। ये कैसे आते हैं, ये डॉलर लेके आते हैं, आरबीआई को देते हैं, उनसे पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं। तो जाएंगे भी तो यही करेंगे ना, पैसे आरबीआई को दिया, डॉलर उनसे लिया, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाएगा ना। और इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व भी बाहर बाहर भाग रहा है, तो हमारी रूपी गिरेगी, तो इम्पोर्ट प्राइसेस हमारे बढ़ जाएंगे, तो फिर करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाएगा, फिर इकोनॉमी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, एफआईआई जो होता है इजिली उनके उनके लिए रूल्स बने हुए हैं कि आप ले जा सकते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। करंट का तो है, जिसमें आपको पढ़ने जाना हुआ, मेडिकल कुछ ऐसा कुछ करवाने जाने हुआ, मतलब मेडिकल पेशेंट हैं आप, आपको जाना है बाहर दवा ववा करवाने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल नहीं है। इस पे दो अलग अलग कमेटीज़ भी बनी थी, बेसिकली मुझे याद नहीं आ रहा, 2 कमेटी बनी थी इस पे। कोई कहती है कि करो, कोई कहती है नहीं करो। ठीक, दो में से एक का मानना था कि कर दो, दूसरा कहता नहीं। तो इस पे इन्होंने क्या लिया, लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ अमाउंट आप ले जा सकते हैं, 100, 150 मिलियन ले जाएंगे, लेकिन अब 700-800 मिलियन ये रहेगा यहीं पे। ठीक, तो ये होता है, ये वोलाटाइल नहीं होता। तो ये डेट सर्विसिंग का नहीं, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ऐसा नहीं कि बाहर से आप उधार ले आए हो और आपको वापस देना, नहीं,
ये क्या है कि आपके मतलब इकॉनमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो उनका प्रॉफिट हो रहा है वो लेके जा रहे हैं और बाद में पैसे लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर ये डेट नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर ये है। इसलिए मैंने इसको समझाना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक एक पॉइंट करके समझा दिया कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगला कह रहा है विद रिफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। ये कह रहा है इंडिया का मर्चेंडाइज, अभी भी देख लेते हैं, ये तो सही है क्वेश्चन। बेसिकली इसको डिलीट कर दिया था यूपीएससी ने, ठीक, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। कह रहा है इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट। तो भैया मर्चेंडाइज देखो दो होता है, एक होता है जो मर्चेंडाइज गुड्स में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है, लेकिन जो सर्विस का है उसमें हमारा सरप्लस है, ठीक। सर्विस हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू इम्पोर्ट करने के, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है ना, जो गुड्स हैं, गुड्स एंड ट्रेड होता है, तो जो गुड्स में हम करते हैं ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है ना, तो गुड्स में हमारा जो है वो हम कम बेचते हैं और ज़्यादा खरीदना पड़ता है हमें, ठीक। अभी हम 350-400 बिलियन डॉलर के आसपास बेच पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर। देखो अब यूपीएससी ने तो इसका आंसर दिया नहीं, ठीक। और ये क्वेश्चन आया था कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे कुछ भी आ नहीं रहा था, ठीक, ना यहाँ से बाहर जा रहा था ना वहाँ से, क्योंकि इकॉनमी बंद पड़ी थी सबकी। तीसरा कह रहा है इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन द इट्स इम्पोर्ट, तो सही है। इंडिया सफर फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट। देखो क्वेश्चन डिलीट किया था यूपीएससी ने, लेकिन पॉइंट्स इन्होंने अच्छे अच्छे दे रखे हैं। 3 पॉइंट दिए इन्होंने, एक तो एक्सपोर्ट का, दूसरा इम्पोर्ट का, तीसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो रहता ही रहता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का कोई बेसिकली वैसे तो आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यूपीएससी ने कुछ दिया नहीं, तो हम कैसे मान लें, ठीक। बाकी जो पॉइंट्स थे तीनों मैंने बता दिया, तीनों सही हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है ये वाला, इसका कुछ भरोसा नहीं, ठीक, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब यूपीएससी खुद नहीं बता रहा है और हम कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके इसको इस आंसर को माने। अगला कह रहा है टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है। उस टाइम पे न्यूज़ में चल रहा था, रीजन क्या था ना, 2020 के आसपास जब इकोनॉमिक बेसिकली कोरोना आया, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुए, तो ये लोग क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल जो होता है अपने पास रखते हैं। आप कुछ घंटों के लिए ऐसा हो गया था कि इन्होंने क्रूड ऑयल को ऐसे सेल किया था, उन्होंने कहा कि आप पैसे भी हमसे ले जाओ और जो क्रूड ऑयल हमारा ये भी हमसे ले जाओ। ऐसा नहीं कि कुछ 70-75 डॉलर में आपको एक बैरल ऑयल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। पैसे भी ले जाओ और ऑयल भी ले जाओ। क्यों? क्योंकि इनके पास जो रिजर्व था वो भर चुका था पूरा, और इनकी जो एक्सट्रैक्शन हो रही थी या रिफाइनरी वगैरह का काम सही चल रहा था सब कुछ। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने ऐसा 1 आध घंटे का था, इस चक्कर में ये न्यूज़ में आ गया। अब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है, ठीक। तो ये यूएस में है, ठीक। इसका क्या होता है, जो यूएस की कंपनीज क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं ना, तो उसका क्या होता है कि जो प्राइस डिसाइड होता है ना, बेसिकली प्राइस इंडाइसेस हैं, 3 टाइप की होती है। एक वेस्ट टेक्सास की है, दूसरी ब्रंट क्रूड की है। ब्रंट क्रूड वहाँ नॉर्थ सी से जो निकलता है, तो यूरोप का है ये, और एक है दुबई का, ठीक। उसको क्या बोलते हैं शायद कुछ, हाँ उसको दुबई ऐसे कुछ करके बोलते हैं, ठीक, मतलब उसका नाम ही वही है। तो ये बेंचमार्क्स हैं अलग अलग प्राइस डिसाइड करने के। तो यूरोप का ब्रेंट क्रूड है, यूएसए का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और इसका गल्फ कंट्रीज का कौन सा, दुबई, ठीक। तो ये तीनों बेंचमार्क्स हैं। अब इसमें देखना क्या है कि किससे रिलेटेड है, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल गया, क्रूड ऑयल। ना तो बुलियन का है, ना ही बुलियन क्या होता है ये बताओ, ये आपका काम है, कर लेना। जो आपका ये होता नहीं, गोल्ड हो गया, बाकी डायमंड वगैरह से अलग अलग चीज़ें जो बनती हैं इन्हें कहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, अभी वो सीबेड वाले पे उस दिन पढ़ाया हुआ था, यूएन क्लॉज वाले में, कि रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग के लिए इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिला है। यूरेनियम आपको पता ही है कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता है। एक दिन बताया था कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिलता है, और जो इसका वो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा में है रिजर्व में, ठीक। तो इससे ज़्यादा और इसमें कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 54 नंबर क्या कह रहा है, 84 नंबर कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। नॉन फाइनेंशियल डेट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, फिर उसके बाद देखो, अब ऐसे आंसर बताने का कोई मतलब है नहीं, तो पहले मैं बता ही देता हूँ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, ठीक। देखो फाइनेंशियल क्या होता है, जब कोई बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये जब लोन लेते हैं आरबीआई या किसी से, तो ये क्या करते हैं, हमें देते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे वो कमाई कर सकें, ठीक। फाइनेंशियल का मतलब पैसे बनाना, और नॉन फाइनेंशियल का मतलब जिससे पैसे नहीं बन रहे हैं। ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो। गवर्नमेंट 2 टाइप के एक्सपेंडिचर करती है, रेवेन्यू, उससे पैसे तो बनते नहीं हैं। दूसरा करती है कैपिटल,
और मुझे लग रहा है कि 70 से 80% तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू में ही चले जाते हैं, क्योंकि 10 से 11 लाख यही इस बार का डेटा है, 11,11,111 करोड़। ठीक, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल लगभग 48 से 50 लाख का बजट था हमारा। अब आप एक आइडिया लगाओ 80% के आसपास बना कि नहीं रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये ऐसे ही एक होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर एनबीएफसी वगैरह लोन लेते हैं तो कुछ कैपिटल बनाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं। और जब हम लेते हैं हम कहते हैं हमें पढ़ना है, कुछ बना कुछ नहीं बना, घर बनाना है, हमारा अपना घर बना, हम उससे कुछ कमाई थोड़ी ना कर रहे हैं। हमने पढ़ा तो उससे कुछ कमाई थोड़ी की, बाद में हमारी जॉब लगेगी ना। लेकिन हमने पढ़ाई की और दूसरा सपोज करो हम क्रेडिट कार्ड का यूज करके कुछ सामान खरीद लेते हैं, फिर बाद में उसका बिल पेमेंट कर देते हैं। कुछ हमने क्रिएट किया, पैसे नहीं जनरेट हुए ना, जो हमारा पैसा था उसी को बाद में हमें पूरा करना है। हमने घर खरीद लिया और देखो अब इसलिए यहाँ पे आ गया जो मैंने आपको रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ाया था। तो ट्रेजरी बिल से पैसे लेके क्या करती है गवर्नमेंट, बताओ। ट्रेजरी बिल से पैसे लेके गवर्नमेंट ने, कभी आपने सुना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया हो? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करती है। ट्रेजरी बिल आपका जो हो गया और जो मनी मार्केट वाले जितने कंपोनेंट्स हैं ना, उनसे गवर्नमेंट रेवेन्यू को फंड करती है। ठीक, तो कह रहा है नॉन फाइनेंशियल में कौन कौन सा, तो हाउसिंग लोन, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपने कहीं से कुछ सामान खरीद लिया, बाद में उसको पे कर रहे हो, तो कुछ नया तो जनरेट किया नहीं, आपको तो पैसे आए नहीं, बशर्ते बैंक को गए हैं पैसे, क्योंकि बैंक का चार्ज आपको देना पड़ा। तो बैंक ने जो आपको थोड़ा बहुत लोन दिया उस क्रेडिट कार्ड पे ना, उसने मनी बनाई है उस पर। ठीक, अगला ट्रेजरी बिल तो बता ही दिया गवर्नमेंट ने क्या, ये 91 दिन, 182 एंड 364 डेज का 3 टाइप का होता है ट्रेजरी बिल। ठीक, अगर आगे आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको। तो इसमें तीनों सही हैं आंसर आपके 1 2 3। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया वाई आर द सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट। IAEA क्या होता है? ठीक, इंटरनेशनल एजेंसी ऑन एनर्जी एसोसिएशन कुछ करके होता है ऐसे ना, हाँ IAEA कुछ ऐसे करके होता है। ठीक, इंटरनेशनल एजेंसी ऑन एनर्जी एसोसिएशन सेफगार्ड कुछ करके है। ठीक, ये बना था आपका 1957 में। ठीक, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं 1957 में बना था। इस टाइम पे इसके 171 मेंबर्स हैं, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है नहीं। अब इस पे देखो, पहला कह रहा है सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। तो आपको क्या लगता है इंडिया में यूरेनियम नहीं मिलता है? कुछ तो मिलता ही होगा, है तो ना थोड़ा बहुत, भले उतना मतलब क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन है ना, और थोरियम तो बहुत है। दूसरा कह रहा है सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। तीसरा कह रहा है सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज। अब तीसरा ध्यान से देखो, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा प्राइवेटाइजेशन। भैया तो एटॉमिक, रेलवे तो थोड़ी बहुत फिर भी प्राइवेट हो गई, एटॉमिक एनर्जी तो अभी तो प्राइवेट को नहीं मिला ना, क्योंकि ये डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। ये फिर कोई भी कल को पता चला कोई कंपनी ऐसा है जो नहीं चाहती है, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने लगेगी। जैसे नॉर्थ कोरिया से अभी अमेरिका को डर लगता है कि नहीं उसको हम इतना नहीं नीचे दबा सकते, और ईरान नहीं बना पाया तो उसको कितना भी दबा सकते हैं, सैंक्शन लगाते जाओ। सम आर स्टेट ओन एंड अदर आर प्राइवेटली ओन, फिर दोनों तो गलत हो गए। कह रहा है बाय फॉरेन इंटरप्राइजेज, अच्छा तीसरा कह रहा था कि कुछ फॉरेन इंटरप्राइजेज के द्वारा किया जाता है, कुछ डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज। तो इंटरप्राइजेज क्या हुई, ये भी तो प्राइवेट हुई, तो ये दोनों तो वैसे गलत हो गया। अब बचा है आपका, कुछ में यूरेनियम यूज होता है, कुछ में थोरियम। वो एक परमाणु बम जो 1998 में हमारा टेस्ट हुआ था, उस पर एक मूवी आई थी ना, वो जॉन अब्राहम की। अब सोचो उसके बाद क्या हुआ, या फिर आपने वैसे भी पढ़ा होगा लिटिल बुद्धा वाला, जो हमारे यहाँ लिटिल बुद्धा नहीं, कौन सा ऑपरेशन बुद्धा करके शायद था ना वो। तो उसके बाद दुनिया सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया था। फिर कनाडा कह रहा है हम आपके साथ सिविल न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे, आपके दूसरा यूएस कह रहा है, सब लोग नहीं मान रहे कि नहीं सिविल न्यूक्लियर डील आपके साथ नहीं करेंगे। इससे क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाते हैं वो रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब उसी में से कुछ फ्यूल का यूज कर लेते हैं हम अपना न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अगर हमारे पास खुद है तब तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता कि तुम नहीं बनाओ, हम चुपके से बना लेंगे। लेकिन जब बाहर से परचेज कर रहे हैं कोई चीज़, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। अभी देखो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की बात चल रही है, हमें सुनने में आता है कि पाकिस्तान ने यूएस ने बोला कि F-16 तो भैया दूर ही रखना, क्योंकि गलती से दग दुग गया
तो फिर हमारी इंटरनेशनल फॉरम में बेइज्जती होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कंट्री जो चीज़ बेचती है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो ऐसे ही जब कुछ आप बाहर से खरीदोगे, सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक नहीं, हाँ कुछ इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज करती हैं, कुछ डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक पे तो कोई निगरानी नहीं करेगा ना। जब आप खरीदते हो तो दूसरे की भी लाइबिलिटी होती है कि भाई इसको प्रोलिफरेट मत करो अलग अलग कंट्री में कि हर किसी के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाए। इसको थोड़ा डीप जाके समझा दिया मैंने आपको एक एक पॉइंट करके, नहीं तो ये तो बकवास की बातें हो जाती है बहुत ज़्यादा बोलते जाओ तो। और इससे ज़्यादा इसमें और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो बस ये इतना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला कह रहा है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। दूसरा कह रहा है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा कह रहा है दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहले ये देखो, आपको कुछ नहीं आता इसमें। कह रहा है दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कौन रेगुलेट करता है? फेमा 2003, फेमा एक्ट 2003, जो पहले फेरा था 1973, पहले फेरा था फिर बाद में फेमा हो गया। ये मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मेजर करता है ना, सॉरी मैनेज करता है, रेगुलेट करता है ना। तो अब तीसरा क्या लग रहा है आपको? हो सकता सही भी हो सकता है ना, लेकिन अब उसके बाद आपको नहीं पता है क्योंकि कुछ नया टर्म है तो नहीं पता, तो पढ़ाते हैं क्या होता है। ठीक, अब आपका ट्रिम्स WTO ने साइन करवाया था अलग अलग कंट्रीज से। ट्रिम्स का मतलब होता है जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। सपोज करो इससे कोई बाहर की कंपनी, US की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, ठीक। अब वो अगर इंडिया में आएगी तो उस पर पहली बात तो फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो कि भैया नहीं तुम अपनी कार बनाओ, टाटा बनाओ और महिंद्रा आप अपनी कार बनाओ और अपनी कार बेचो, हम आपके कुछ टैक्स नहीं लगाएंगे, इन पे 25-30% टैक्स लगा रहे हैं, तो कैसे बेच पाएगा? तो इसीलिए कि फेयर ट्रेड हो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो अलग अलग कंट्रीज़ में, इसलिए इस लॉ को लाया गया, ये मतलब एग्रीमेंट हुआ, ठीक। तो एक तो इसमें ये हो गई। अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो कार बनाया, ठीक। अब वो कार बनाने के लिए कोई कंपनी आई आपके यहाँ। अब आप क्या कह रहे हो कि पहली बात तो आपको हमारे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो तभी तो आई है। लेकिन अब इसके बाद आप उसके ऊपर अलग अलग वो मत लगाई रिस्ट्रिक्शंस कि 40% आपको डोमेस्टिक जो कंटेंट है यूज करो, 40%, 50% इतने पे सेल करो आप, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से लो, या आप रूल्स नहीं लगाओगे ना कि लोकल कंटेंट यूज करो, एक्सपोर्ट को बैलेंस करो, कि मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ कार बना रहे हो दूसरी कंट्री में भी कार बना रहे हो, बस इसी चक्कर में कि आप हमारे यहाँ बना रहे हो तो बाहर से भी खूब सारा इंपोर्ट हो रहा है। आप बाहर से अलग अलग, क्योंकि अलग छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं ना, आप पार्ट्स आपने खरीद लिया $10 बिलियन का, आपकी कार एक्सपोर्ट हो रही है केवल $5 बिलियन की, तो $5 बिलियन का तो हमारा घाटा लग रहा है, आपके आने से तो कोई खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन ये सब रिस्ट्रिक्शंस आप उन पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक। अब बेसिकली इतना उल्टा होगा कि $10 बिलियन का पार्ट्स इंपोर्ट हो रहा है और $5 बिलियन की कार एक्सपोर्ट होगी, तो प्रॉब्लम है, ठीक। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, लेकिन इस जो एग्रीमेंट था इसका यही मतलब था कि आप एक्सपोर्ट को टारगेट नहीं कराओगे, एक्सपोर्ट बैलेंस ऐसे नहीं करोगे कि इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से बैलेंस करो, या लोकल कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो। और ये केवल गुड्स के लिए था, सर्विसेज में नहीं है ये। तो दूसरा आपका तो गलत हो गया, सर्विसेज में नहीं है। और तीसरा आपका सही है और पहला भी आपका सही, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है ना, ऑन इम्पोर्ट्स प्रोहिबिट किया गया, नहीं लगाया जा सकता, वही तो कह रहा हूँ। तो आपका एक और 3 आंसर इसका हो गया। अच्छा, ऑप्शन में इसलिए नहीं बताता हूँ कि कौन सा सही है, आप वैसे भी समझ जाओ, थोड़ी सी मेहनत खुद कर लेना, मैं भूल जाता हूँ फिर उस चक्कर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द RBI डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वुड इट नॉट डू। कौन सा ये नहीं करेगी अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर ये करे? तो किसी पेपर में मैंने पढ़ाया था, पिछले 3 साल का मैं पढ़ा चुका हूँ। कौन सा? 21, 22, 23 उसी में पढ़ाया था। और दूसरा जो मैंने 3 वीडियो बनाया उस पर विजन IAS की इकॉनमी वाला, ठीक, जो करंट अफेयर है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि इकॉनमी में मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं करवा भी रहा हूँ तो मुझे भी फील हो रहा है, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उसे भी फील होगा कि कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं छूट गया है, ठीक। अब वहाँ पे मैंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पढ़ाई थी, वीडियो में किसी पेपर में पढ़ाई थी। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा देना मार्केट में, मतलब रेट, इंटरेस्ट रेट को कम कर देना। कम रेट पे, बैंक रेट पे आप बैंक को पैसे दे रहे हो, फिर बैंक लोन बांट रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, इससे क्या करेगा, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो टारगेट होता है बैंक के पास कि आपको 4% से 5% CRR रखना है और 15 से 20% SLR रखना है। तो अगर सपोज करो कर दिया कि 10% केवल रखना है, तो जो 5-10% उसके पास और पैसे बचे थे, लिक्विडिटी थी उसके पास,
वो क्या करेगा, मार्केट में डंप कर देगा, जाओ भैया पैसे लगाओ, अपना इंफ्रा बनाओ, मुझे लोन का इंटरेस्ट दो, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है धीरे धीरे उसको भी करके चुकाते रहना। तो हाँ, कट करेगा। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएस क्या है, MSFR को इंक्रीज करना। तो ये भी एक टाइप का इंटरेस्ट रेट ही है जो बैंक्स को अचानक से चाहिए होता तो उसके पास जाते हैं। अब इसको अगर बढ़ा देगा तो बैंक्स को जो ओवरनाइट मनी मिलती है RBI से वो नहीं मिलेगी, तो ये तो गलत हो गया। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, तो भैया रेपो रेट से क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में मिलता है, और बैंक रेट से RBI से लॉन्ग टर्म में मिलता है। ठीक, तो जो लॉन्ग टर्म में मिलता है और शॉर्ट टर्म में मिलता है, तो अगर दोनों का रेट कम कर दिया, मतलब ज़्यादा फंड देने के लिए, ज़्यादा लोन देने के लिए RBI मान गया है, तो पहला और तीसरा आपका ऑप्शन, क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का यही मतलब हुआ कि मार्केट में पैसे ज़्यादा आए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 1 एंड 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब ये सब बेकार है, ठीक, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछ लिया था। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद, अच्छा एक मैं वीडियो देख रहा था, ठीक, तो उसमें किसी ने लिखा था, मेरी वीडियो पे नहीं, किसी का वीडियो देख रहा था मैं ऐसे ही यूट्यूब पर ही, तो उसमें किसी बच्चे ने लिखा था कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सब बनाते हैं, हिंदी मीडियम वालों की नहीं। तो देखो ये प्री है, ठीक, प्रीलिम्स के लिए जो भी बताया जा रहा है, पेपर इंग्लिश में आप हिंदी वाला भी खोल के रखो, और मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ, मोस्टली क्या, मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बोलता हूँ, ठीक, क्योंकि इंग्लिश में आपका पेपर है, इंग्लिश में बोला भी तो बेकार है, ठीक। तो अब इससे बढ़िया तो क्या ही होगा, मुझे लगता है मेंस में ज़्यादा ज़रूरत होती है हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग करने की। अब जैसे कह रहा है वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2004 एंड 5, तो आप ऐसे हो गया, वर्कर प्रोडक्टिविटी हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आता है, ठीक, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, उन्होंने 12th तक तो इंग्लिश पढ़ी होगी, कंपलसरी होती है। तो वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरिया वाइल इन डिक्रीज इन रूरल एरिया कह रहा है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। अब पता नहीं वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई अर्बन एरिया में, फिर बाद में रूरल एरिया में डिक्रीज हुई कि नहीं। तो रूरल एरिया में डिक्रीज नहीं हुई थी वर्कर की प्रोडक्टिविटी, ठीक, ऐसा नहीं, ये गलत है। मैं इसमें कुछ खास नहीं बताने वाला हूँ। परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्कफोर्स स्टीडीली इंक्रीज, तो भैया यही गलत कर दो आप, स्टीडली कोई भी चीज़ इंक्रीज नहीं होता है। अभी 32 साल की बात कर रहा है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन 1991 से कह रहा है 30 साल में बराबर इंक्रीज ही करता गया। तो दूसरा गलत करो, दो गलत हुआ, दो मतलब 3 4 या फिर 3। तो चौथा देख लो, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ रेट थोड़ी डिक्रीज हो सकती है, नहीं थोड़ी होगी, तो इसका सही है, ठीक, रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हुआ, यूपीएससी का आंसर है। और इसमें मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती तो इसका आंसर आपको आएगा भी नहीं इतनी आसानी से, तो इसमें बताने का कुछ है नहीं। तो इसका आंसर आपका तीसरा और चौथा, ठीक, बी। अगले क्वेश्चन तेरा चलते 59, जो नहीं समझ आएगा उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। वो जब जो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जान के डालती है कि आप नहीं कर पाओगे, और नहीं तो आप जुगाड़ लगा के करो, पेपर तो जुगाड़ लगा के हो ही जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। और हमेशा ऐसा भी नहीं कि लगती, जो लोग कहते हैं कि लगती ही नहीं ना, तो आपको हर एक पेपर डिमांड करता है, हो सकता है कोई पेपर डिमांड कराओ कि 50% आपका अगर स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा तैयार हुआ तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे, कुछ और पेपर टफ बना दिया, तब वो डिमांड करता है कि 70%। 2023 का जो पेपर था उसमें भले ही था कि हर एक को आपको एलिमिनेट करना है, लेकिन हाँ, उसमें ये बात सही है कि सारा चाहिए था आपको कि चारों ऑप्शन आते हों, लेकिन अगर आपको 2 आ गया, आपको पता है कि 2 गलत है, 2 नहीं पता है कि गलत है कि सही है, तो आप 2 लगाओ बाकी बचे हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही ही होगा ना, क्योंकि 2 आपको आते हैं। तो वहाँ पे डिमांड करता है मोर नॉलेज की, एलिमिनेशन वहाँ भी लगता है, बस वहाँ पे आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, तो श्योर होने की ज़रूरत है नहीं, आपको आंसर की ज़रूरत है और पेपर क्लियर करने की। अब पहला कह रहा है कि इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। पहला कह रहा है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है DCCB, वो जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं या फिर RRB है, उनसे ज़्यादा लोन देता है किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को। आपको मैंने पढ़ाया था क्रेडिट सोसाइटी, अब याद होना चाहिए आपको, उस वीडियो में भी पढ़ा है और अलग अलग पेपर्स में भी पढ़ाया 3 साल में। दूसरा कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये आपका होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1860 में आया हुआ था, ठीक। इसके अंदर आपका क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में ये रेगुलेट होता है। अब 2 टाइप के होते हैं, एक आपका अर्बन हो गया, एक आपका रूरल। थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ना, बढ़िया से बनाता हूँ, भले टाइम लग जाए तो क्या। देखो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 टाइप के, एक होता है आपका रूरल एरिया में PACS, ये बैंक नहीं होता, ठीक, इसको कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल
कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके नीचे आता है आपका DCCB, उसके नीचे आता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी। ठीक, अब ये बैंक हुआ नहीं, ये दोनों बैंक है तो इनको कौन रेगुलेट करेगा? RBI, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी भी है तो इनको RCS भी रेगुलेट करेगा, स्टेट का RCS भी रेगुलेट करेगा। इसको कौन करेगा? इसको एक आपका नाबार्ड करेगा, RBI के अंदर में था लेकिन बाद में नाबार्ड को दे दिया RBI ने। फिर दूसरा RCS करेगा आपका, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा अर्बन एरिया की बात कर लूँ तो अर्बन एरिया में आपका होता है एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए लोन लेते हैं अर्बन, क्योंकि अर्बन एरियाज में खेती होती तो होती नहीं है, तो जो आप छोटे छोटे उसमें कुछ व्यवसाय करने की कोशिश करते हो तो उसमें ये लोन देते हैं। ठीक, और दूसरा होता है एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके लिए एक एक्ट आया था जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 1860 था कि कुछ और था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ना कोई एक दूसरा एक्ट था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में शायद बना था। ठीक, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट 1912 में बना था, 1860 में कुछ और बना था। ठीक, तो ये कन्फ्यूज हूँ मैं, 1912 1860, ये आपका काम है देख लेना, एक आध कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारों में। ठीक, तो आपका स्टेट वाला इधर रूरल वाला हो गया, अर्बन वाला देख लेते हैं। अर्बन में एक आपका UCB हो गया। अब एक आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बहुत सारी स्टेट में वर्क करना चाहती है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 को क्या किया, अमेंड किया 2002 में। अब उसमें डाल दिया कि अब आप एक ही कोई सोसाइटी या बैंक है जो अलग अलग स्टेट में रन कर सकता है, तो ये रेगुलेशन किसकी होगी? बैंक है तो RBI की होगी, और दूसरा होगा जो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो होगा। अभी वहाँ पे स्टेट रजिस्ट्रार था लेकिन यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार आपको मैनेज करेगा। ठीक, रेगुलेशन उसके हाथ में होगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, इसका नहीं सॉल्व नहीं हुआ, अभी आपके बारे में बताया। तो क्या कह रहा है, और एक बात और रह गई थी, जो बड़ा होगा वो छोटे वाले को लोन देगा। SCS से के नीचे DCCB के नीचे PSCS, तो ये एक दूसरे को लोन देंगे। जो बड़ा होगा वो छोटे को पैसे देता रहेगा। और साथ में जो रेगुलेटर होगा, जैसे यहाँ पे नाबार्ड हो गया तो नाबार्ड देगा, यहाँ पे RBI हो गया तो RBI देगा। तो ये पहला क्या कह रहा है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है, ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, तो देखो ये सब जो बैंक है ना, ये ऐसे बैंक है, ये छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन आपको अगर पता हो, अभी भी 70 से 80% जो लोन है ना, वो आपका शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और RRB देता है। तो पहला तो गलत हो गया, और दूसरा कह रहा है कि DCCB PSCS को फंड देता है, तो ये सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, इसका आंसर 2 केवल। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको पढ़ो। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर लार्जली जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर लॉस ऑफ फंड एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक, कह रहा है अगर आपने साइबर इंश्योरेंस इंडिया में लिया है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, एक्सेप्ट जो आपका फंड लॉस हुआ वो, और अदर बेनिफिट जो मिलते हैं उनके अलावा क्या मिलेगा। अब आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक पढ़ो। कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। ठीक, अगर आपका किसी ने मालवेयर डाल दिया उसमें और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर कुछ डिसरप्शन हो गया है तो उसके लिए। दूसरा कह रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, तो मालवेयर से आपका सॉफ्टवेयर खराब होता है, हार्डवेयर नहीं, बिल्कुल डैमेज। तो भैया मालवेयर से आपका कंप्यूटर थोड़ी खराब होता है, सॉफ्टवेयर उसका खराब होता है, हार्डवेयर नहीं। तीसरा कह रहा है कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। तो जो स्पेशलाइज जो कंसल्टेंट होगा ना, उसको जो हायर करने का कॉस्ट होगा ना, आपके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो गवर्नमेंट करेगी। और चौथा क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। अगर आपके अगेंस्ट किसी कारण मतलब केस होता है तो उसके लिए जो भी पैसे लगेंगे वो गवर्नमेंट देगी। तो तीसरा चौथा नहीं लग रहा है आपको थोड़ा अच्छा, ये कंप्यूटर सिस्टम में आपके कुछ हो गया तो ये इसके पैसे थोड़ी गवर्नमेंट देती है। साइबर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि साइबर थ्रेट से आपको जो प्रॉब्लम होगी वो बचाएगा। तो आपका कौन कौन सा बना इसमें, 3 4? अच्छा हाँ, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्ट। अच्छा, वंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर के पैसे देती है गवर्नमेंट। ठीक, हार्डवेयर के नहीं देगी, हार्डवेयर के आपको नहीं मिलेंगे, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो स्पेशलाइज एजेंट किस लिए आता हो, उसी लिए तो आता है। तो कौन सा गलत हुआ आपका, 2 नंबर गलत हुआ, 1 3 4, इसका आंसर 1 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा या इन्वेस्टमेंट क्या होगा एग्रीकल्चर में। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझना आप, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उससे आप कुछ नया बनाओ। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको पापा ने 100 रुपये दिया आप 100 रुपये खा लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ठीक, ये एक्सपेंडिचर हुआ,
इन्वेस्टमेंट होता है कि आप पापा ने आपको 100 रुपये दिया और आपने 100 रुपये का कोई ऐसा सामान खरीदा कि उससे आप 150 और बना सको, या उसको आप लॉन्ग टाइम तक के लिए रख सको। 100 रुपये आपने खा लिए, कल को ख़त्म हो जाएगा, आप समझदार हो, समझ सकते हो। तो पहला कह रहा है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। तो एमएसपी को फिक्स करना कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, दूसरी बार आया ये। तो पीएसीएस को अगर आप कंप्यूटराइज कर दोगे तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, इजीली वो लोन वगैरह जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे केसीसी होता है ना, 30-40% केसीसी का लोन यही देते हैं। तीसरा कह रहा है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, उस एरिया की सोशल कैपिटल को बढ़ाओ, इंफ्रा वगैरह को बढ़ाओ, तो ये तो सही है। चौथा कह रहा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओ, उससे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रिसिटी से तो खास कुछ होने वाला नहीं है उनके फार्म पे। चौथा कह रहा है वेवर टू एग्रीकल्चरल लोन बाय बैंकिंग सिस्टम। तो जो बैंकिंग सिस्टम से अगर जो लोन लिया है उसकी तुमने भरपाई कर दी कि नहीं तुम्हें पैसे नहीं देने हैं अब, तो उससे क्या होगा? नया लोन उन्हें दो। तो कौन कौन सा बना? पहला बना, और सोशल कैपिटल डेवलपमेंट हुआ आपका, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 1 3 4 नहीं, एक एक सॉरी, पहला, दूसरा और 5 कौन सा है ये? क्या है ये? 1 2 और 1 मिनट, 2 3 6 पहला नहीं था ना, इसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। पहला नहीं था, दूसरा है, तीसरा है, दूसरा तीसरा और कौन सा? छठा। सेटिंग एक और रह गया था अभी, सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। तो कोल्ड स्टोरेज से उनकी जो वो रहेंगे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, जो भी वो उनकी पैदावार है, आलू हो गई, जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत है। धान गेहूँ को नहीं, धान गेहूँ के लिए उन्हें सिलोस बनाने पड़ेंगे, ठीक, अलग अलग टैंक जहाँ पे वो रख सकें, ठीक, या भंडार गृह, ये सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं। थोड़ा बहुत हिंदी बोलने ट्राई कर रहा हूँ जो आती है भाई। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट? बेसिकली क्या है ना, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती किसी को, बहुत बढ़िया हिंदी आती है, बस ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं हमने नहीं पढ़ी हिंदी में, तो ये हमारी जो भी कहो मजबूरी, बाकी हिंदी तो अच्छी आती है, ऐसी बात नहीं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको और मिल जाएगा ये। तो ये होता है कि कोई कंपनी है, ठीक, उसका होता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, जो भी पेमेंट करनी है आपको, और टोटल जो आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला है, ठीक। फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूँ, आप फिर से लिख लो इसको, टाइम लगे तो लगने दो, जो काम की बातें वो होंगी। अभी आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू EBIT अपॉन जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको जो करना है। कह रहा है कि अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, मतलब किसी कंपनी की अर्निंग हुई, अब उसको कुछ लोन भी जो लिए होंगे उसको भी चुकाना होगा इंटरेस्ट, उसका गवर्नमेंट का टैक्स भी देना है। तो इन सबको देने से पहले सपोज करो उसने 20 करोड़ कमाए और उसका इंटरेस्ट रेट बन रहा है 5 करोड़, तो भैया उस क्या हुआ? 4 गुना वो कमाई कर रही है, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसका अच्छा है, परफॉर्म अच्छा करी, 5 ही करोड़ उसको देना है, 20 करोड़ कमा रही है, ठीक। तो यही होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने को है नहीं, फॉर्मूले के थ्रू डेफिनेशन भी आसानी से हो जाती है। तो पहला कह रहा है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। कोई बैंक किसी को लोन देने जा रहा है तो उसका ICR अच्छा होगा, तो इससे उसको पता चल जाएगा कैसी कंडीशन में। दूसरा कह रहा है इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग, सेम चीज़ कह रहा है, बस कह रहा है कि इवेल्युएट करने में मदद मिलेगी कौन सी इमर्जिंग रिस्क होंगे, तो वो भी सही है। तीसरा कह रहा है हाइयर बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ ICR द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। कितना भी डिफिनेशन आपको पता हो नहीं कर पाओगी इसको अगर ढंग से नहीं आता है। और साथ में मैंने आपको बता दिया ICR का फॉर्मूला। तो कह रहा है कि अगर हायर होगा बोरोइंग फर्म जो है, यानी कोई कंपनी जिसने बोरो किया उसका ICR रेशियो ज़्यादा होगा तो उसकी कंडीशन वर्स है। अभी मैंने आपको दिखाया भाई 20 को 5 से डिवाइड करके 4 और 20 को 10 से डिवाइड करो तो 2, तो किस कंडीशन में अच्छा उसका? जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो अच्छी कंडीशन है। तो ये गलत हो गया, इसीलिए फॉर्मूला बता दिया आपको कि इससे आसानी से हो जाएगा पेपर, ठीक, सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो आपको डिफिनेशन आती है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा वो कैपिटल टू करंट डिपॉजिट रेशियो, और एक होता है रिजर्व डिपॉजिट, हाँ RDR रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ये सब इकोनॉमी के टर्म्स हैं। तो कौन कौन सा? एक तो सही हुआ। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एंड पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रीसेंट पास्ट।
तो एमएसपी पे ये भी अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग ज़्यादा बेच दिया तो पैसे बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग ज़्यादा मतलब स्टॉक पाइल कर लिया तो पैसे घट जाएंगे। कंज्यूमर को सब्सिडी दे दिया तो भी घट जाएंगे पैसे। तो चारों सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड, शायद डिलीट हो गया था 64 नंबर, ये डिलीट हो गया था। ठीक, इसका कोई मतलब है नहीं। आज के परिपेक्ष में एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है इंडिया श्रीलंका का जो कंसिस्टेंटली ट्रेड है इंक्रीज किया है। पता नहीं यहाँ पे कहीं बांग्लादेश का नाम भी आ गया होगा। आज के टाइम पे बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान है। नाम हटाओ इसका, नक्शे से मत मिटाओ, नाम हटाओ केवल। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। ठीक, G20 के मेंबर कौन कौन से हैं तो इसको याद कर लो। ठीक, याद करने का तरीका होता है। रसिया है तो रसिया का एनिमी कौन है? अब रसिया का एनिमी तो नहीं मिल रहा। रसिया है तो चाइना है। ठीक, और इसके बाद इंडिया है तो इंडोनेशिया है। अगर जापान है तो साउथ कोरिया है उसके नीचे। ठीक, 6 तो यही हो गई। आपका नॉर्थ अमेरिका में तीनों हो गए, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। साउथ अमेरिका में आप ब्राज़ील हो गया, अभी शायद ब्राज़ील को ही मिली है ना, ब्राज़ील हो गया। 2022 में इंडिया, 23 में इंडिया का था, 24 में ब्राज़ील का था, अब उसको मिल गया साउथ अफ्रीका को शायद। तो ब्राज़ील हो गया और अर्जेंटीना। ठीक, नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्री, साउथ अमेरिका से 2 कंट्री, 5 हो गई। और आपका एशिया से कितनी? रसिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, कितने? 6 हो गए। और एक और आपका सऊदी अरबिया, 7 हो गई। एशिया से आपके 7 और नॉर्थ अमेरिका से आपके 3, तो 10 तो यही हो गए। इस टाइम पे 21 मेंबर हैं। इसके बाद आपके जो साउथ अमेरिका है उससे 2 हो गए। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अकेला ऑस्ट्रेलिया हो गया, 3 हो गए। अब और कौन कौन बचता है? अब चले जाओ यूरोप में। यूरोप में एक तो यूरोपियन यूनियन और दूसरा आपका अफ्रीकन यूनियन, 2 ये हो गए। तो 10, 3, 13, 2, 15। अभी आपके पास 6 बचे हैं। तो भैया जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके, ये हो गए। अब कौन कौन बच गया? अब तो पता नहीं कौन कौन बच गया। कितने हो गए? शायद मैंने गलत जोड़ दिया था, पर हैं इतनी ही कंट्रीज। ठीक, क्योंकि 7 वहाँ से, एशिया से 7, नॉर्थ अमेरिका से 3, 10, 2 वहाँ से 12 और यूरोपियन यूनियन से 4, 16। अफ्रीका से साउथ अफ्रीका एक है आपका। तो आपका साउथ अफ्रीका से एक ये 16, एक 17, 2 यूरोपियन यूनियन 17, 2 19 और एक आपका ऑस्ट्रेलिया 20, एक और कोई रहेगा। ठीक, तो आप वहाँ से याद कर लो इनको। हाँ, एक टर्की तो आपका रह ही गया, एशिया से टर्की भी, अब उसको यूरोप या एशिया कहीं भी मान लो, ऐसे रट लिया करो। ये जब 2020 में आया था क्वेश्चन, उस टाइम पे रटा था, भूल जाती हैं चीज़ें। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन सा? अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, तो यही तो सही बना। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड गलत। ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरबिया, वियतनाम, तो 2 तो गलत यहाँ भी। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया तो होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की बात आ गई। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। किस लिए केसीसी वाले लेते हैं? ग्रामीण वालों को तो बड़े आराम से आ जाएगा, जो शहर में रहने वाले हैं उनको दिक्कत होगी। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट को मेंटेन करने के लिए नहीं भैया, खेती बाड़ी के लिए मिलती है। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, ये सब के लिए नहीं मिलती। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड के लिए क्या कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसके लिए दिया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस के लिए दिया जाता है, जब आप कटाई कर लेते हो उसके बाद के लिए दिया जाता है। फैमिली हाउस बनाने के लिए नहीं दिया जाता। तो आंसर आपका इसमें क्या बनेगा? आपका आंसर इसमें बनेगा 1, 3, 4। पहला कहाँ गया? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, हाँ, फार्म एसेट को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। और आपका फिर चौथा बना, और तीसरा कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फार्म एसेट की बात करा। ठीक, फार्म एसेट में आपका ये सब ट्रैक्टर वैक्टर नहीं आता है। फार्म एसेट में आपकी खेती बाड़ी आती है, जो भी आपने उससे पैदावार की। ठीक, तो इसलिए। और ट्रैक्टर परचेज करने के लिए नहीं देता, उसके लिए आपको लोन लेना होगा, घर बनाने के लिए लोन लेना होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर। द वेट ऑफ फूड इन कंज्यूमर, फूड का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हाइयर है, जो वेटेज है कंपेयर टू WPI से। ठीक, दूसरा कह रहा है WPI डजंट कैप्चर चेंज इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, वही CPI डज। तो WPI जो है केवल प्राइमरी और सेकेंडरी को ही डील करता है, यानी टर्शियरी सेक्टर जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें नहीं करता है। और आपका CPI तीनों में करता है। ठीक, CPI मतलब सर्विस में भी करता है। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज अ की मेजर टू इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। तो भैया CPI को करता है, उसको CPIC कहते हैं। ठीक, जिसको करता है, तो CPIC को करता है। अब ये आपका तीसरा गलत हो गया, और दूसरा भी गलत। दूसरा कह रहा है डज नॉट कैप्चर द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, दूसरा सही है।
पहले की तरह बढ़ते हैं। अब इसमें वेटेज देखते हैं, तो जो आपका CPI है इसमें लगभग 45% आपका फूड का वेटेज है। या फिर एक एक करके सबका बता दूं, दोनों बता देता हूँ। ये थोड़ा सा अगर रफ करने वाला पेन बड़ा हो जाता ना मज़ा आ जाता। CPI WPI, ठीक। अब CPI में कितना होता है, WPI में कितना होता है, दोनों का देख लेते हैं एक एक करके, ठीक। CPI में आपका होता है कुछ 45%, फूड एंड बेवरेज का आपका 45% हो जाता है CPI में, ठीक। उसके बाद आपका आता है फ्यूल एंड लाइट जो कि 6.8% के आसपास होता है। बाकी और सारी चीज़ें होती हैं। WPI में आपका होता है जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका 22% होता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो आपका होता है 64% होता है, और फ्यूल ये अलग होता है, फ्यूल प्लस पावर का आपका होता है 13%। ये सब नोट डाउन कर लो एक एक करके, काम आ जाएगा आपके, ठीक। मान लो डेटा कुछ इधर उधर भी हुआ ना तो 1-2% का फर्क पड़ता है, और 1-2% से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन देखो कितना ब्रॉड लेवल पे पूछा है, तो आपका आंसर मिल गया। आंसर ढूंढ लो, आपका काम है। अगले क्वेश्चन तरफ चलता हूँ। मेकॉन्ग अंडमान सी में गिरती है, थेम्स आपकी आयरिश सी में गिरती है, वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है, जाम्बेजी इंडियन ओशियन में गिरती है। तो अगर किसी को अफ्रीका का मैप आता हो तो सॉरी अभी बना दो बढ़िया से, लो ऐसे करके आपका जाम्बिया से निकल के जाम्बेजी कुछ यहाँ गिरती है। इंडिया यहाँ पे है, नदर्न इंडियन ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन में गिरती है जाम्बेजी की नहीं, जाम्बेजी गिरती है ना। दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूसरा मेकॉन्ग आपका कैसे निकलती है, आपका चाइना हो गया, चाइना से म्यांमार, म्यांमार से लाओस, लाओस से कंबोडिया, सॉरी थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया। और यहाँ म्यांमार जो आपका आता है इधर ही अंडमान सी होता है, इसके इधर आपका सारा साउथ चाइना सी आ जाता है। तो मेकॉन्ग जो है अंडमान सी में नहीं साउथ चाइना सी में गिरती है। कौन कौन से कंट्री, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, पांचों का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन, वोल्गा तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारी कंट्रीज से गुजरती है, इनका नाम तो सबका नहीं बता मिलेगा, आपको देख लेना। लेकिन वोल्गा जो है ना वो रसिया से आती है और वो कैस्पियन सी में गिरती है। मतलब ये एक जो है ना उनके लिए एक वाटर चैनल प्रोवाइड कराती है कि आप यहाँ से भी आराम से कुछ भी सामान अपना पहुँचा सकते हो शिप के थ्रू। तो वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है, सही है। थेम्स जो है आयरिश सी में गिरती है। थेम्स यूके की रिवर है, और यूके, सॉरी एक मिनट मैं बना के बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कहाँ हो जाता है इसको, क्या आपका ये यूके हो गया, और यहाँ पे कहीं आपके ये सब बन जाते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ सी, ठीक। इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, नॉर्थ सी नहीं कहते हैं। तो आपका ये जो गिरती है ये यहाँ कहीं जा करके नॉर्थ सी में गिरती है, ऐसे निकल के, ठीक। तो आयरिश सी में नहीं गिरती है, कहाँ पे, नॉर्थ सी में गिरती है। बाकी थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो जाम्बेजी के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा बहुत। जाम्बेजी क्योंकि अफ्रीका की है तो यहाँ से थोड़ा कुछ निकल जाएगा। बाकी मेकॉन्ग रिवर पे तो इंडिया का एक मेकॉन्ग गंगा रिवर प्रोजेक्ट है, मेकॉन्ग को गंगा से जोड़ दो, ठीक। और मेकॉन्ग में शायद वो कौन सी, नहीं वहाँ पे पाई जाती है, जो कौन सी डॉल्फिन होती है वो मेकॉन्ग में नहीं मिलती है, दूसरी रिवर है, ठीक, वहाँ पे मिलती है। अब ये जाम्बेजी जो है ना विक्टोरिया फॉल भी इस पे बना है, और एक और है, एक है चाउमा फॉल। चाउमा फॉल कहाँ पे है, यहीं पे है। एक विक्टोरिया फॉल, दूसरा आपका चाउमा फॉल, दो फॉल हैं। लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि टाइम ले लेगा। फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कौन कौन सा सही हुआ, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा चौथा सही ना। आंसर तरफ चलते हैं अगले, एक मिनट, तीसरा चौथा, हाँ। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, कहाँ गया। Consider the following statement in the case of all cereal pulses and all seed, the procurement price is unlimited to any state and UT। पहली बात तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, दूसरा ये सबके लिए नॉलेज, हर किसी को इसकी नॉलेज होती है, ठीक। तो ये एक यूनिवर्सल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, आपको हर किसी को पता होता है। इन केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी आर एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। मतलब भैया एमएसपी इतना हो जाएगी कि मार्केट प्राइस वहां तक पहुंचे नहीं तो मार्केट में कोई सामान ही नहीं देगा। तो उसको गवर्नमेंट रखती है कि अगर मार्केट प्राइस आपकी गिर रही है तो यहाँ पे भेज दो, और अगर मार्केट प्राइस अच्छा है तो उनको दो, प्राइवेट जो लोग खरीद रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, दोनों गलत हो गए ना, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, जितना समझदारी के लिए अच्छा है, ठीक। पहला कह रहा है कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट, सही है, पहले बता देता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन। तो दो स्टेटमेंट इसमें गलत है, एक तो लॉन्ग टर्म का नहीं है, मनी मार्केट का है, तो शॉर्ट टर्म का है। और दूसरा जो है प्राइवेट लिस्टेड हाउसेस को करते हैं, ठीक। जो लिस्टेड कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं ना जिनकी रेटिंग मिलती है गवर्नमेंट के अलग अलग रेटिंग कंपनीज के द्वारा,
वो इशू करते हैं इसको। ये भी अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेज दोनों को दे रहे हैं। अभी बताऊंगा कैसे देते हैं। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, तो 14 दिन तक या ओवरनाइट बेसिस पे होता, सही है। जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक टू अ कॉर्पोरेशन। तो कूपन बॉन्ड उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, और कह रहा जीरो कूपन बॉन्ड, तो भैया जब जीरो हो गया तो कहाँ इंटरेस्ट लगेगी। कूपन बॉन्ड जो होते हैं ना, ये मिलते हैं, जैसे 1000 रुपये का बॉन्ड है तो गवर्नमेंट कहती है आज हमसे 500 रुपये ले लो, 5 साल बाद आपका बॉन्ड पूरा हो जाएगा, तो हर एक बॉन्ड के मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा। मतलब फेस प्राइस पे नहीं मिलते हैं, ये जो फेस प्राइस उनका होता है उस पर डिस्काउंट दे के मिलते हैं कूपन बॉन्ड्स, ये इंटरेस्ट पे नहीं होते हैं। तो आपका ये चौथा गलत। अब अगर आपका चौथा गलत आपने मान लिया तो आंसर देखो 4 गलत हो गया, या तो 1 2 या तो 1 3। अगर आपको तीसरा पता है कि सही है कॉल मनी मार्केट, तो ऐसे ही आंसर आ गया आपका 1 3। दूसरे की जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसको पढ़ाना पड़ेगा एक एक करके, तो पढ़ाता हूँ। टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि अब इकोनॉमी का पार्ट है तो पढ़ाना पड़ेगा। देखो मनी मार्केट होती है, एक होती है जो अप टू 365 डे तक जाती है, दूसरी होती है आपकी कैपिटल सॉरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो आपका 5 ईयर तक जाती है, ठीक, 36 मंथ टू 5 ईयर तक जाती है। मनी मार्केट में अगर लोन लेना हो तो क्या क्या तरीके होते हैं, तो एक थोड़ा ट्रेजरी बिल होता है आपका, जो गवर्नमेंट लाई थी 1986 में। आपको बताया मैंने कि 91, 191, 182, 91, 182, 364, 3 टाइप के होते हैं ट्रेजरी बिल। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ आपको इंटरेस्ट वगैरह देती रहती है, ठीक, जो जब आप ट्रेजरी बिल के थ्रू लोन लेती है आपसे तो लोगों को दे करके, ठीक। ये क्या होता है, अगर किसी बैंक ने दिया है, जो बेसिकली बैंक्स के लिए होता है, हमारे आपके लिए नहीं होता, ठीक, तो बैंक्स इसको ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट का परचेज करके रख लेते हैं। अब ये क्या काम करता है कि जो बैंक कहती है कि सीआरआर और एसएलआर रखो ना अपने पास, इसका मतलब होता है कुछ लिक्विड एसेट रखो। कल को आप सपोज करो कि आपका बैंक खत्म नहीं, इंसॉल्वेंट हो जाता है, आपके पास पैसे नहीं है, तो उस चक्कर में हम इन्हीं से इनका कर्जा चुकाएंगे थोड़ा बहुत, जो लोगों को दे सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि 5 लाख तक कर दिया है कि आपको, आपका बैंक का डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो 5 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए रखती है। तो 1986 में आया ट्रेजरी बिल, 3 टाइप का होता है, सीआरआर एसएलआर दोनों टाइप से काम करता है, ठीक। और इसको जो WMA एक्ट 1997 है, जिससे आरबीआई ने बोला कि आप मतलब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बना के बोला कि गवर्नमेंट एक लिमिटेड लोन ही आरबीआई से ले सकती है, तो इसके थ्रू भी एक लिमिटेड लोन ही आरबीआई ले सकती है। उसके बाद दूसरा आया आपका 19 कहाँ गया, आपका दूसरा आता है 1982 में। बेसिकली उससे पहले 1982 में ये आ गया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो कि कोई बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गए, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये क्या करते हैं, बॉन्ड निकालते हैं, उसको आप खरीदते हो, तो ये क्या करते हैं, जो बॉन्ड देते हैं उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सर्टिफिकेट क्या है कि आपने डिपॉजिट किया है, और उसको आप सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हो, लेकिन क्या पता बिके कि नहीं बिके, और कॉर्पोरेट हाउसेस का क्या भरोसा कितना है, तो इसीलिए इसको अनसिक्योर्ड कह के रखते हैं, ठीक। तो ये तो आपका गलत हो गया। और तीसरा आया फिर कॉमर्शियल पेपर, इसको लिस्टेड कॉर्पोरेट हाउसेज जो होते हैं जिनकी रेटिंग वगैरह होती है, लेकिन फिर भी ये भी अनसिक्योर्ड ही होता है, ठीक। वो लोग देते हैं कि आपने कॉमर्शियल पेपर है, कि आपने पैसा दिया तो कॉमर्शियल पेपर दे रहा हूँ। एक होता है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल कौन देता है, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एनबीएफसी, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, आप कॉर्पोरेटिव बैंक जो होते हैं, ये सब देते हैं, ठीक। तो 4 टाइप का हो गया आपका। मनी मार्केट में 8 टाइप का होता है, ठीक। 8 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देयर 8 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट वर्क इन मनी मार्केट, ठीक। 4 मैंने आपको बता दिया, एक बचा आपका कॉमर्शियल मैनेजमेंट बिल, ठीक। कॉमर्शियल मैनेजमेंट बिल जो होता है, ये क्या होता है, इसके थ्रू मतलब ओवरनाइट आप मनी ले सकते हैं, ठीक, सीएमएम के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो 1 मिनट, कॉल मनी मार्केट होता है, सीएमएम का मतलब कॉल मनी मार्केट होता है, सीबीएम होता है, कॉमर्शियल बिल मैनेजमेंट होता है, ठीक। तो कॉल मनी मार्केट का तो ओवरनाइट दिया ही है इसने, 5 हो गया। और सीबीएम कॉमर्शियल बिल मैनेजमेंट, ये आपका एज ए एसएलआर काम करता है, ठीक, एज ए एसएलआर काम करता है, और ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, इस पर इंटरेस्ट नहीं होता। ये लाया गवर्नमेंट ने 2009 में। लिखने में वही ये साफ हो नहीं पाता, और आप सुन के लिख लेना यार, अब क्या बताऊं मैं आपको, आप सुन के ही लिख लो इसको। जैसे इसको 2009 में गवर्नमेंट ले आई, ठीक, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, 91 डेज़ के लिए ले आई थी, थोड़ा सा खुद पे काबू करता हूँ, बड़ा लिखने। और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है कौन सा, कॉमर्शियल मैनेजमेंट बिल, सीएमबी होता है, कॉमर्शियल मैनेजमेंट बिल होता है, ठीक। और एसएलआर के तरीके बैंक्स के लिए काम करता है, ठीक। तो फिर से एक बार रिपीट, ट्रेजरी बिल आपका 1986 में आया,
CD मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका 1982 में आया, 1990 में कॉमर्शियल पेपर आया, और आपका ये CMB जो है कॉमर्शियल मैनेजमेंट बिल आपका 2009 में आया। अब इससे आपको आंसर मिल ही गया होगा, ये आपका काम है आंसर ढूंढना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना भी सोचो पेपर वीडियो बड़ा ही बन जाता है। प्रवर्जिका, सरमना, उपासका, ये सब क्या होते हैं? ठीक ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, इसको आप एक ढूंढ लेना। ठीक, एक है आपके लिए होमवर्क, इसलिए एक आध दे देता हूँ कि आपको थोड़ा सा याद रहे। अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, जिस दिन भी ले आऊँगा, या फिर मैं इसको स्क्रीनशॉट आपका दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। ठीक, एक का आंसर आप ढूंढ लो, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका भी मन लगा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नहीं देखो लास्ट तक देखता हूँ, अगर मन बना तो बता ही दूंगा, नहीं तो एक तो आपको बना ही लेना चाहिए यार। कह रहा है कि इंडियन एलिफेंट की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। तो जो बहुत मतलब ओल्ड फीमेल होती ना, वो उसकी लीडर होती है। अगर आपने वो मूवी भी देखी हो जो एलिफेंट पे, कौन सी थी, अरे कार्टून वगैरह आते हैं ना, तो उसमें मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, तो सही है। तीसरा कह रहा है एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कॉविंग टिल एज ऑफ 40 ईयर्स। तो 18 साल पे तो अडल्ट हो जाती हैं, ठीक, वो भी, और 70 साल तक जीवित रहती हैं, तो ये गलत कह रहा है। कॉविंग 40 साल तक जाती हैं, गलत, 40 ईयर्स ओनली। अगला कह रहा है एमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला। तो सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटका में लगभग 6000। फिर वही उसी लाइन पे आ गया, बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में। कर्नाटका में आपका 6000, उसके बाद आसाम में लगभग 5700, फिर आपका केरला में लगभग 3 से 3500, ठीक, 3100 के आसपास है। ठीक, तो ये है इनका। अब पहला दूसरा तीसरा आपका सही है, इसमें नहीं, तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही। अगला कह रहा है चुनाव द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। ठीक, कावेरी बेसिन आपकी कहाँ पे है? आपकी कर्नाटका से तमिलनाडु और केरला। ठीक, अब कह रहा है ये इन 3 स्टेट में से कहाँ पे है, अगर आपको मेजर जानना हो तो। और आपको नेशनल पार्क्स इतनी आसानी से याद तो होते नहीं, मैं याद कराऊंगा, एक वीडियो ले आऊँगा, आसानी से याद हो जाएगा, उसका तरीका बताऊंगा। देखो 2-3 तो बता ही देता हूँ। नागरहोल, ठीक, बाबा का नगर, ये आपका कर्नाटका हो गया। ठीक, बनरघट्टा और बांदीपुर, कुद्रेमुख और अनाईमुड़िया, एक अनामलाई करके है। ठीक, क्योंकि इससे कई है तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। अनाईमुड़ी, अनामलाई, नगर का मतलब नागरहोल, नागरहोल को राजीव गांधी पार्क भी कहते हैं। तो 5 हैं आपके कर्नाटका में। बाबा का नगर मतलब बनरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, अनामलाई, अभी के लिए अनामलाई मानते हैं, और नागरहोल, हो गए ना 5। तो ये आपका किसमें हो? कर्नाटक हो सकता है, चांस है। अगला करा पापी कोंडा, तो इसको रखो आप श्री राम के पापी। श्री राम के पापी का मतलब कुछ नहीं है, श्री राम के पापी, पापी का मतलब पापी कोंडा, राम का मतलब कुछ रामेश्वरम या क्या करके है, रामेश्वरम करके नहीं, एक सेकंड में आपको बता ही देता हूँ। ये सब मैंने टाइम पे नोट डाउन कर रखा था, तो आज मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। हाँ, वो उसको जो बाबा का नगर था ना, उसमें के ए का मतलब अंशी है, ना अनामलाई ना अनाईमुड़ी, अंशी है। ठीक, अंशी। और जो आपका ये दूसरा पापी कोंडा वाला है, जिसका श्री राम के पापी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें है श्री का मतलब श्री वेंकटेश्वरा, और दूसरे का मतलब है रामेश्वरम, जिसको राजीव गांधी भी कहते हैं, मतलब राम का मतलब, और तीसरा पापी का मतलब पापी कोंडा। ये तीनों आपके हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक, अगले की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है सतमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ये तो टाइगर रिजर्व है आपका, कहाँ का? सतमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का। ठीक, तो ये आपका तमिलनाडु का हो गया वेस्टर्न। और ये देखो क्या है ना, ये आपका नीलगिरी में है, और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किन किन स्टेट में है? केकेटी का मतलब मुझे लगता है आप जानते हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ से राहुल गांधी पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो वायनाड कहाँ की है? वायनाड केरला की। ठीक, ये भी नीलगिरी के आसपास है, तो ये भी नीलगिरी, ये केवल हटा दो तो नागरहोल, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब देखो पापी कोंडा तो मतलब आंध्र प्रदेश में तो जाती नहीं है रिवर। अब देखो कहीं मिल रहा है आंसर आपको? 1 3 4 इसका आंसर है। ठीक, ऐसे ढूंढना होता है आंसर, क्योंकि उनको भी खुद नहीं पता कि हम क्या पूछ रहे हैं। अगला क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन, मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रिस्टार्ट, ऐसा कुछ लग रहा है ये मेढक की बात कर रहा, फ्रॉग माउथ हो, ये बर्ड की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन तरह एम्फीबियन वही होते हैं जो दोनों पे चल सके, पानी में भी, जमीन पे भी। रेप्टाइल वो होते हैं जैसे आपका
सांप वगैरह हो गया, ठीक। प्राइमेट्स आप जानते ही हो, तो थोड़ा बहुत जान के भी रखा करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर। ध्यान से पढ़ना, कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर। बारहसिंगा की बात नहीं, इसकी कोई स्पीसी है जिसको, जो केवल एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनिवोरस है, ठीक, केवल ग्रास खाती है, ठीक, ये और कुछ नहीं खाती है, घास खाती है, उसके लिए बनाया गया। तो आंसर इसका सीधा सीधा सा है। पहले आंसर देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, उस टाइम पे लोगों को टेंशन हुई थी, इन सारी चीज़ों को आप रट नहीं सकते हो, न्यूज व्यूज का कहीं से कुछ ना कुछ लिंक लोगों को मिल जाता था, वहीं से पढ़ लेते थे, ठीक। तो कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश का भी कहो तो बता ही दूँ, आज एक दिन वीडियो में किसी दिन पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आज चाहो तो आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? आपका कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, ठीक। क्या बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फोसिल बैंक नेशनल पार्क, और कान्हा तो आपका हो गया। तो 10 नेशनल पार्क हैं, ठीक, मध्य प्रदेश में। अगला मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में। आसाम, इसके बारे में अगर कोई और कुछ खास न्यूज, तो और कुछ खास न्यूज इसके बारे में है नहीं, बस आसाम में है। आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो एक बार के लिए वो भी पढ़ लेते हैं। एक आपका मानस हो ही गया, डिब्रू सैखोवा आपका मानस हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, दो बाद में बढ़ गए, दिहिंग पटकई, रायमोना। 7 नेशनल पार्क आपके आसाम में है। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये आपकी है केकेटी, वहीं नीलगिरी के पास। और देखो, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे एक मूवी बनी थी जिसको मिला था नोबेल पीस प्राइज, ठीक। क्या बोल रहा हूँ, वो कौन सा मिलता है, ऑस्कर मिलता है ना, ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ऑस्कर अवार्ड मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे एलिफेंट पे बनी थी, उसका नाम था एलिफेंट विस्पर, तो उसी पे बनी थी। तलचप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी जो है वो कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, और खास करके ब्लैक बक और चिंकारा के लिए फेमस है। तो सबका हो गया कुछ ना कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टील स्लैग की बात कर रहा है। कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड तो बनाए जा सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, तो जो देखो स्टील स्लैग क्या होता है? स्लैग का मतलब होता है जो इसको स्टील का जो प्रोसेसिंग चल रही थी, जैसे ऑयल की रिफाइनिंग होती है ना, ऐसे इनको जब प्रोसेस किया जाता है, इसकी इनसे जो इम्प्योरिटीज़ हैं बाहर निकल आए, तो उसका ये बाई प्रोडक्ट होता है स्टील स्लैग। उससे रोड कंस्ट्रक्शन भी बनेगा, एग्रीकल्चर सॉइल की भी इंप्रूवमेंट होगी, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट भी उससे हो सकता है, ठीक। और इससे क्या होता है कि इसको जो हैवी, जहाँ पे हैवी एलिमेंट्स का, हैवी मेटल्स जो होते हैं ना, उनका पोल्यूशन हो रहा हो तो उनकी लीचिंग को रोकता है, वहाँ पे भी यूज किया जा सकता है इसको, ठीक। तो इसके 1 2 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आ गया है। अगला कह रहा है कि which one of the following are most likely places to find the musk deer in its natural habitat, इसके नेचुरल हैबिटेट में कहाँ पे मिलता है? तो पहले मस्क डियर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले तो बारहसिंगा दे दिया था। मस्क डियर का मतलब होता है जो ठंडे प्रदेश में रहते हो, कोल्ड रीजन में रहते हो, मस्क डियर का मतलब, ठीक। तो मस्क डियर कहाँ पे रहेंगे? अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तो आसाम में है, और किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है, गंगोत्री आपका वहाँ पे है उत्तराखंड में है, ठीक। और ये आपका अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? अस्कोट आपका कहाँ पे है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उत्तराखंड में है, और गंगोत्री भागीरथी रिवर पे बनी है, ठीक। तो ये दोनों आपकी कहाँ पे हो गई? उत्तराखंड में। अब ये दोनों उत्तराखंड में कौन सा ठंडा प्रदेश हुआ जहाँ पे मस्क डियर मिलेगा? ना तो ये, ना तो ये। मानस के बारे में बता दिया है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी है, ये इंडिया में, यूपी में जो एक ही नेशनल पार्क है दुधवा, उसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक तो किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी कौन सी है? कतरनिया घाट, और एक आपकी है ही किशनगढ़। ये दोनों कहाँ पे हैं? मतलब दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। ये यूपी पीसीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बता दिया मैंने। बाकी स्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपका वहीं पे है, ठीक। अच्छा, गंगोत्री से याद आया, उत्तराखंड का भी बता देता हूँ कौन कौन सा। तो एक इसका जुगाड़ बताता हूँ, आप कुछ बना लेना, ठीक। एक आपका यहाँ पे कॉर्बेट, जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था, अभी शायद कुछ और राम के नाम पे ऐसे कुछ रखा है। दूसरा कॉर्बेट, गंगोत्री। तीसरा आपका गोविंद। चौथा नंदा देवी।
और 5वां राजा जी। तो राजा जी ऐसे करके कुछ आप बना दो कि राजा गोविंद नंदा और गंगोत्री से मिलने क्या कहते हैं, जिम गए समझ लो, क्योंकि जिम कॉर्बेट उसका नाम है ना। तो और एक और यहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर भी यहीं पे, ठीक। तो 6 हैं, वैली ऑफ फ्लावर भी है, ठीक। तो ऐसे कुछ बना लो कि राजा गोविंद नंदा और गंगोत्री से मिलने वैली ऑफ फ्लावर जिम गए। तो वैली ऑफ फ्लावर आ गया, नंदा से नंदा देवी, गंगोत्री से गंगोत्री, राजा से राजा जी, गोविंद से गोविंद, और वैली ऑफ फ्लावर से वैली ऑफ फ्लावर, और जिम से जिम कॉर्बेट। इससे याद हो जाएगा आपको, बाकी और कुछ है नहीं, मानस का बता ही दिया आपको। फिर जब क्वेश्चन में मिलेगा फिर बता देंगे, नहीं तो किसी दिन आपको रटाऊंगा इसको। रटना आपका काम है, बताना मेरा आंसर क्या हुआ इसका, पहला दूसरा। अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या यूज होता है। कॉपर स्लैग, तो जो स्लैग निकलते हैं इन्वायरमेंटली ये थोड़े से अच्छे होते हैं, ठीक, तो इसको रख सकते हैं। कह रहा है कोल्ड मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जो आपने रोड बनते देखा, छोटी छोटी गिट्टी बाद में पड़ती है, बड़ी वाले कंक्रीट पहले पड़ जाते हैं, जो छोटी वाली होती है कंक्रीट बाद में पड़ती है, वो पहले मिक्स की जाती है किसी चीज़ में, काला काला होता है, ठीक। जब वो उसका मिक्सर जो होता है निकल के आता है ना, उसको वो होता है कोल्ड मिक्स असफाल्ट। वो कंक्रीट के साथ मिल के आता है, फिर बाद में देखो रोड पे डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से जो वो रोलर जैसा चलता है वो दबा देता है, फिर बढ़िया रोड बन जाती है। तो उसका क्या होता है, आपने देखा होगा, गर्म करते हैं, खूब सारा गर्म करते हैं उसको। पता नहीं आप लोग रोड वोड बनते कभी देखते हो कि नहीं, हम लोग तो खाली रहते थे, यही करते थे। तो बाद में उसके ऊपर एक और चारकोल जैसा होता डालते हैं, ये एस्फाल्ट का जो होता है ब्लैक वाला, उसी का जो मिलाते हैं इसमें गिट्टी में, उसी को बाद में फिर से रोड पे डाल देते हैं। तो पहले उबाला जाता था, बहुत गर्म किया जाता था अच्छे टेम्परेचर पे। तो उससे क्या होगा, जब उसको उबालोगे तो उससे अलग अलग गैसेज निकलेंगी, हीट जनरेट होगी, पोल्यूशन होगा कि नहीं, तो इन्वायरमेंटली या कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर उसी को ठंडा, मतलब कुछ करना ही ना पड़े, ठंडा ही रहे, कुछ जुगाड़ से आप करते हो, तो जब ठंडा रहेगा तो उससे तो पोल्यूशन होगा नहीं। मतलब ये सही है, कॉपर स्लैग सही है। जियो टेक्सटाइल, तो जिसमें जियो लग जाता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जानोगे तो फिर वो ये टीचर से लड़ाई करोगे। अगला कह रहा है हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, मैंने आपको भी बताया। और पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहा है। पोर्टलैंड सीमेंट जानते हो क्या क्या मिला के बनता है, उसमें आपका लाइम स्टोन, क्ले, इन सबको गर्म किया जाता है मिला करके, तो फिर गर्म करोगे फिर पोल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 1 2 3 आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, टाइम लग रहा है ज़्यादा। कोल एस कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। ठीक, कह रहा है कोल एस जो होता है वो आर्सेनिक और मरकरी वगैरह कंटेन करता है। अगला कह रहा है कोल, इससे सल्फर निकलती, इसमें ज़्यादा बताऊंगा नहीं, थोड़ा देख लेना, क्योंकि टाइम लंबा हो जाता है, फिर वीडियो बड़ा बन जाता है। हाईएस्ट कंटेंट तो इंडिया के कोल में हाईएस्ट कंटेंट ही मिलता है, आपको भी पता है। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, लेकिन यूपीएससी कह रहा है ये भी होता है, ठीक। क्योंकि आर्सेनिक, लेड वगैरह ऐसी गैसेज हैं जो हम सोचते हैं कि अगर ये निकलेंगी तो लोग तो वैसे उनकी डेथ हो जाएगी, और कोल का यूज प्रॉपरली यूज होता रहता है बराबर। तो यूपीएससी ने माना, ठीक। मरकरी वगैरह भी इसमें, क्योंकि इनका एस कंटेंट होता है थोड़ा सा, तो है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जो नो द फॉलोइंग इज बायोचार इन फार्मिंग। बायोचार क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोचार क्या होता है। एक कार्बन रिच, ठीक, कार्बन रिच कुछ होता है पदार्थ जैसा, ठीक। ये क्यों होता है, इसको ये प्रोड्यूस होता है बाय बर्निंग क्रॉप। अब देखो कैसे, जो क्रॉप वेस्ट होता है ना, बचा होता है क्रॉप वेस्ट, उसको बर्न करते हो आप, या वुड को बर्न कर दिया, लकड़ी को आपने पायरोलिसिस के थ्रू, तो बर्न करने के बाद जो निकलता है कार्बन रिच कंटेंट, उसको कहते हैं हम बायोचार। अब देखो, अब यहीं से आपको समझ आ जाएगा। बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग आपने कभी पता नहीं देखा कि नहीं, यूट्यूब पे जाके देखना, वो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, जैसे आप बुक नहीं लगा रखते हो अलमारी बना करके, वैसी ही सीधी सीधी ये लोग खेती करते हैं। इसमें कुछ लगा दिया, थोड़ा छोटा छोटा गुलदस्ता लगा के। इस वर्टिकल फार्मिंग 2 3 टाइप की, एक एरोपोनिक्स से करते हैं, एक होता है दूसरा हाइड्रोपोनिक्स से। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन डालते हैं वाटर का, और उसी में वो पौधा डाल देते हैं, उसमें मिट्टी उट्टी नहीं होती, तो उससे हो जाता है। एरोपोनिक में क्या होता है कि वो जो सॉल्यूशन होता है उसके जड़ में लगा के ऐसे एयर में लटका देते हैं, ठीक, ऐसे कुछ बना के, और उसी के नीचे ऐसे देखो कुछ ऐसे ऐसे बना। अब ये उसके ऐसे लगा दिए, ऊपर की तरफ ये पौधा होगा, नीचे की तरफ उसकी जड़ें होगी, ऐसे करके, ठीक। ये जो कुछ पढ़ते हो ना, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे जाके वीडियो उनका देख लिया करो, तो पता चल जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है कि बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग में कर सकते हो ना आप। बायोचार का मतलब एक टाइप की, अब जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा ही सॉइल की।
भले ही सॉइल नहीं यूज करो तो सोल्यूशन के तरीके यूज कर लोगी उसको। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बिल्कुल बढ़ाएगा क्योंकि हेल्प कर रहा है उसकी सॉइल की। अगला क्या कह रहा है, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। तो भैया आपको भी पता है कि जब इसको डालोगे जिसमें कार्बन रिच कंटेंट्स हैं तो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी ना। तो 1 2 3 तीनों सही है। इसके बाद इसमें हाँ 2 3 बातें और बता देता हूँ बायोचार का और क्या काम है। बायोचार का क्या काम होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, वाटर रिटेंशन को भी बढ़ाएगा, ये भी बता दिया मैंने। माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रमोट करता है ये। और क्या होगा ना कि अब इसको आप डालोगे तो जो जीएचजी इमिशन है कि देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाया, तो जीएचजी का एक कंपोनेंट ये भी तो है नाइट्रोजन भी, तो उसको क्या करता है रिड्यूस करता है। बाकी जीएचजी जो गैसेस होती हैं जो आपका ये सॉइल वगैरह से निकलती हैं ना, उनको कार्बन को उसमें लॉक कर देता है ठीक सॉइल में, तो उससे उन्हें निकलने नहीं देता, मतलब जीएचजी इमिशन कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ पार्टिकुलर प्लांट, अब तो ये चेंज हो गया है, अब ये जो 6 शेड्यूल होते थे केवल 4 शेड्यूल में रखा है, चारों आपका पढ़ने का काम है, यहाँ बताऊंगा नहीं, इसका आंसर ये वाला है, इसका कोई मतलब नहीं। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया टाउन्स घंटसाला, कंडूरा, चौल वेल नोन फॉर, किस लिए माने जाते हैं, पोर्ट हैंडलिंग फॉर फॉरेन ट्रेड ठीक। अब जो आपका कडूरा है ये आपका कडूरा है, ये कहाँ पे होता था, कडूरा आप घंटसाला और कडूरा आपका आंध्र प्रदेश में था, और ये चौल आपका वेस्टर्न कोस्ट पे था। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट। हाँ इसमें और जीरो टिलेज का क्या मतलब है, आप खेती मत मतलब उसको जुताई मत करो, खेत को प्लाउ फील्ड मत बनाओ उसको, मतलब जो प्लाउ है आपका उससे जुताई मत करो उससे। तो इससे क्या होता है, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। प्रीवियस क्रॉप का वैसे रेजिड्यू पड़ा है, उसी में आपने गेहूँ डाल दिया, फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया उसमें, गेहूँ हो रहा है बढ़िया। इसको रफ कर देता हूँ, साफ साफ दिखेगा। और दूसरा क्या कह रहा है, विदाउट द नीड ऑफ फॉर नर्सरी राइस, जो हम पहले थोड़ी देर मैंने आपको कौन सा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में पढ़ाया था ना, कि पहले हम थोड़े फील्ड में धान का बीज डालते, फिर उसको सेपल करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कह रहा है कि ऐसी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्लांट करो और थोड़ी सी वेट सॉइल कर लो, खेत उसको जुताई उताई भी मत करो और बना लो, तो हो जाएगा ना, वो भी हो जाएगा। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन इज द सॉइल इन द सॉइल पॉसिबल, तो जब उसकी जुताई करते थे तो उससे उसके अंदर से कार्बन वगैरह बाहर गैसेस बाहर निकलती थी। अब क्या करेगा, उन्हें सिक्वेस्टर करेगा। अब इसके बाद देखो तीनों सही है ठीक, लेकिन इसके बाद इसमें क्या होता है, अब आपने जो वहाँ पे पहले के छूटे हुए रेजिड्यू पार्ट्स थे उन्हें आपने काटा नहीं, उससे वहाँ पे बहुत सारे वीड निकल जाएंगे, घास वगैरह निकलेंगी, लेकिन मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी, तो आपके लिए इनके लिए इनको वीडीसाइड या हर्बिसाइड यूज करना पड़ेगा। बाकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, लेकिन क्या होता है ड्रिल करने के लिए आपको कुछ मशीन जैसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉसिबल भी कम होता है, तो ये बुक में अच्छा लगता है ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, तीनों सही है इसमें 1 2 3। चौथा ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। उस टाइम का ये क्वेश्चन था, बड़ा ही बेकार सा क्वेश्चन था, इसका कुछ आंसर है नहीं, पहला आंसर सीधा सीधा मान लो ठीक। बाकी आप बायोफ्यूल पे जा करके आज ही बायोफ्यूल का नया पॉलिसी क्या है थोड़ा सा पढ़ लो, ये मत पढ़ने बैठ जाना किस पे बनेगा किस पे नहीं बनेगा ठीक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आते रहेंगे और उन्हें छोड़ना आपका काम है, नहीं तो तुक्का मार दो। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर जान लो। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि अपना आपने इकोनॉमिक टर्म में कितना डैमेज किया है इन्वायरमेंट को, तो लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई अ टन ऑफ CO2 इमिशन ए गिवन ईयर, ये इसका आंसर है ठीक। बाकी उतनी इंपॉर्टेंट कोई है नहीं तो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to pulse production in India, consider the following statement. Black gram can be cultivated as a both kharif and rabi crop. सही है। Green gram alone accounts for nearly half of the pulse production. कह रहा है लगभग 50%। ग्रीन ग्राम जानते हो हिंदी में जब पढ़ो उड़द लिखा होता है। अब जितना खाया करो उतना ही सोचा करो, उड़द कितनी बार खाते हो कि 50% पैदा होता है, गलत करो इसको। आंसर भी बताऊंगा। इन द लास्ट 3 decades while the production of खरीफ pulses has increased, the pulses of rabi pulses has been decreased। ठीक कह रहा है खरीफ की पल्सेज इंक्रीज हुई, राबी की डिक्रीज हुई। ऐसा कैसे हो सकता है, खरीफ के लिए वाटर इंटेंसिव होती हैं और राबी वाटर इंटेंसिव नहीं होती हैं, तो कैसे ये डिक्रीज कैसे हो सकती है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ये डिक्रीज कैसे हो जाएगी, तो थोड़ा सा सोच के जाओगे तो समझ आ जाएगा। तो तीसरा वैसे भी गलत हो गया और दूसरा गलत ही गलत था, पहला सही, तो क्यों ओनली वन आंसर हुआ इसका। आप देखो अलग अलग जो चिकपी होता है चना होता है ना, लगभग आपका 48% होता है पैदावार टोटल पैदावार की। दूसरा होता है आपका पिजन पी जिसको आप अरहर कहते हो, उसका लगभग 17% के आसपास होता है, फिर इनके बाद इन सब का नंबर आता है ठीक। तो इसलिए इनको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये कह रहा है कि 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 5 से 50 से 100 मीटर सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज से ही पता चल जाता है, कॉटन आंसर है इसका। इसमें और कुछ बताने को है नहीं। देखो शुगर केन मैंने उस दिन ही पढ़ा दिया था, उस दिन पेपर में किसी पेपर में भी आया था 22-23 वाले में। टी वाले में तो 3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिया था 2023 में या 22 में, ठीक। शुगर केन बता ही दिया था, कॉटन आज पता चल गया आपको। जूट का क्या है, वेस्ट बंगाल में होता है, वाटर इंटेंसिव होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल वगैरह होनी चाहिए, ठीक। वेस्ट बंगाल टॉप पे है, ठीक, इसमें जूट में। तो आपको इन चारों जो फसलें हैं ना, इनका ये मालूम होना चाहिए क्या टेम्परेचर चाहिए। अब कॉटन का आपको यहीं से मालूम होगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना। टी का आपको वहाँ से मालूम हो जाएगा, टी के लिए क्या वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ठीक। और टेम्परेचर भी ठीक ठाक होना चाहिए, 24 से 23-24 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। वाटर इंटेंसिव मतलब क्योंकि वाटर वहाँ पे होना चाहिए 100 से 150 मीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर की बरसात वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। टी का होता है। बाकी कहाँ पे हेडक्वार्टर है ये सब मैंने बता ही दिया था, कलकत्ता में। कहाँ पे, क्योंकि कलकत्ता में किस लिए, क्योंकि कौन सी चाय बहुत फेमस है जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल की है, ये आपका काम है। विद रेफरेंस टू द सोलर वाटर पंप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप नॉट सबमर्सिबल। ऐसा हो सकता है, सोलर से दोनों चलाएंगे। सोलर पंप कैन बी यूज्ड रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉट एंड नॉट वन विथ पिस्टन, जिसमें पिस्टन हो उसको नहीं चलाएंगे, दोनों चलाएंगे ना भैया, क्योंकि सोलर का यूज करके तो कुछ कितनी सारी बिजली बन रही है, तो कुछ चला सकते हैं ना सारी चीज़ें। तो ये दोनों गलत हो गए। अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू करंट ट्रेंड्स, ये दूसरा पार्ट ज़्यादा ही लंबा बन रहा है। विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बड़ा ही निहायती खेती वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। पहला कह रहा है अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। देखो आप पता नहीं गन्ना वन्ना के बारे जानते हो कि नहीं, उसमें अलग अलग बर्ड होते हैं, ठीक। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बीच से काट के इसको डाल देते हैं। उनका कहने का ये मतलब इसको 2-3 पार्ट में करो और ये पहले ही करके रख दिया जाए, फिर ट्रांसप्लांट किया जाए कहीं पे, तो उससे क्या होगा कि सीड की सेविंग होगी। तो बात सही है। कह रहा डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बर्डेड एज कंपेयर टू द सेट विद मेनी बर्ड, ठीक। तो जहाँ पे मेनी बर्ड्स होंगे भैया, एक खराब हुआ तो दूसरा काम कर जाएगा, लेकिन सिंगल बर्ड जहाँ होगा वहाँ पे वही खराब होगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल, तो डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बर्डेड सेट हैव बेटर सर्वाइवल कंपेयर टू लार्ज सेट। तो सिंगल, फिर वही बात आ जाती है, सिंगल बेड वाला खराब हो जाएगा तो चांस ही नहीं है ना फिर सही होने का। उसमें 3-4 बर्ड हैं, आपने 3-4 टाइप से उसको काट दिया है, तो कोई तो उगेगा। तो दोनों गलत। शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टीसू कल्चर। टीसू कल्चर का मतलब होता है जो आप काट के लगा देते हो, तो यही इसीलिए आ गया, तो सही है। तने को काट के लगाते नहीं हो, तो पहला और चौथा आंसर हो गया आपका। आंसर नंबर ये बना आपका ये। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। जल्दी जल्दी में सही से बोल नहीं मिलता, मैं सोच रहा हूँ कितना जल्दी ये हो जाए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, सही है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन करते हो, ये भी सही है, लेग्यूम क्रॉप्स को ज़्यादा बढ़ाओ। टेंसियोमीटर सॉइल की हेल्थ को बताता है, ये भी सही है। वर्टिकल फार्मिंग, अब वर्टिकल फार्मिंग खराब कैसे, ये बताओ। कुछ तो कारण होगा जिसने जो इस वजह से इसने आंसर दिया कि नहीं वर्टिकल फार्मिंग गलत है। सबने लगाया था, ठीक, सबने कहा नहीं ये सही है, लेकिन यूपीएससी ने कहा तुमको कुछ आता जाता है नहीं, तो ये गलत है। तो यूपीएससी कहती है कि इसके लिए वर्टिकल फार्मिंग आप मतलब क्या कहते हैं, इन हाउस करते हैं आप, ओपन में तो करते नहीं, क्लोज रूम में कर रहे हैं, उसके लिए आपको एलईडी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको बताया ना गुलदस्ता लगाते हैं, तो प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं, मेटल्स यूज करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी जो कार्बन इंटेंसिव होती है उनको आप यूज करते हैं, इसलिए वर्टिकल फार्मिंग को उसने हटा दिया था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, 90 के बाद 91। ये कह रहा है फर्टिगेशन एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। तो फर्टिगेशन उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आया था, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, मतलब फर्टिलाइजर को पानी में मिला के इरिगेशन कर दो, ठीक। अभी देखो कैसे होता है कि पहले सींच देते हैं, ठीक, खेत को सिंचाई करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं। इन्होंने कहा कि खाद को ही मिला लो इसमें पानी में, फिर थोड़ी थोड़ी हल्की जो ड्रिप और स्प्रिंकलर वाली होती है उस तरीके से सिंचाई करो, उससे क्या होगी, एल्कलिनिटी जो है कम हो जाएगी, कंट्रोल करेगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है इफिशियंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। बात तो सही है, लेकिन ऑल अदर का पता नहीं ना, यूपीएससी को भी नहीं पता कि सारे में काम करेगा कि नहीं। तीसरा कह रहा है इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल। हो सकता है पूरे खेत में फैल जाए, प्लांट के पास जाए ही ना, और ऐसे में तो आप स्प्रिंकलर या ड्रिप से प्लांट को ही डालोगे पानी ना। चौथा कह रहा है रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, लीचिंग भी कम हो जाएगी।
तो 1 3 4 देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी हमारे लाइफ से रिलेटेड पूछ लेती जो हम जानते ही नहीं हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। फिर कह रहा है कि मेजर मिनरल्स कौन से हैं, तो आप क्रोमाइट, काइनाइट, सिल्मेनाइट है, बेंटोनाइट नहीं है, ठीक। अब क्रोमाइट तो सबसे आसान है, क्रोम से है तो क्रोमाइट, ये बिल्कुल सही है। कैसे इसको पता करते हैं, माइंस एंड मिनरल, जो माइंस एंड मिनरल कुछ डेवलपमेंट क्या रेगुलेशन है हाँ, डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 में बना था। तो पहले गवर्नमेंट ने इसको बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को देते, फिर स्टेट गवर्नमेंट में आने के बाद करप्शन ज़्यादा होने लगा, तो फिर से गवर्नमेंट ने 2015 के आसपास छीन लिया। बोले इसकी सारी पावर डीएम साहब के अंदर रहेगी, तो डीएम बनो, इसकी पावर लो, और वो हमें डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक। तो ये है, इसमें कौन कौन सा सही है, तो देखो जो आपका ये है ना काइनाइट है ना, ये सिलिकेट है, और जो सिल्मेनाइट है ये भी सिलिकेट है, ठीक। दोनों सिलिकेट मिनरल है। और एक होता है आपका एंडालुसाइट, काइनाइट, सिल्मेनाइट और प्लस एंडालुसाइट, ठीक। ये तीनों पता है किसके कंपोनेंट है, Al2SiO5। इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये इन एल्यूमिनियम सिलिकेट के तीनों पॉलीमॉर्फ्स हैं, ठीक, पॉलीमॉर्फ्स ये दोनों, और प्लस अंडालुसाइड। क्रोमाइट तो आपका है, बेंटोनाइट नहीं है, ये मतलब माइनर मिनरल है। तो आपका आंसर मिल गया। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशियन मीन, ओशियन मीन टेम्परेचर की बात कर रहा है, कौन सा सही है, तो ओशियन मीन टेम्परेचर का मतलब होता है एवरेज टेम्परेचर 1 मीटर डेप्थ तक आपको पता करना है पूरे ओशियन के। तो ये कह रहा है OMT इज मेजर अप टू a depth of 26 degree Celsius, isotherm which is 129 meter in the southwestern Indian Ocean during January March। 129 मीटर नीचे तक आप जाओगे, आपको कुछ भी ना मालूम हो, 26 डिग्री सेल्सियस 129 मीटर नीचे तक नहीं जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा ना नीचे जाने पे, 26 डिग्री सेल्सियस कहाँ से रहेगा भैया। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो इसको, आपको परफेक्ट नॉलेज ना हो फिर भी आप सोच लो कि अगर कहीं पे 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो नीचे जाने पे 5-7 डिग्री, और 5-7 डिग्री सेल्सियस बड़े आराम से घट जाता है, 18-18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है नीचे। और यहाँ पे केवल अगर आपको पता हो एशियन मीन टेम्परेचर क्या होता तो अच्छी बात है। कह रहा है कि किसी स्पेसिफिक पीरियड में लिया जाता, तो ये भी बात सही है। और इससे क्या होता है कि OMT कलेक्शन ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग द वेदर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी और लेस, विल बी मोर और लेस देन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। तो इसका यूज इसमें करते हैं, सही है। अब इन सब में कुछ और बताने को है नहीं, मैंने आपको ओशियन मीन टेम्परेचर क्या होता है उसको बता दिया, उससे आप सॉल्व कर लो। फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट डिपेंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट। तो एक फर्टिलाइजर आपका है, ठीक। 2 और हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। एक तो मैं खुद बता देता हूँ, केरोसिन, एक और है आपका, ठीक, LPG है, क्या है, LPG भी तो है, ठीक। ये मार्केट ड्रिवन नहीं है, फर्टिलाइजर भी इतनी सारी छूट मिलती है आपको, तो मार्केट ड्रिवन नहीं। अमोनिया को यूज किया जाता, सही बात है। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सही है। 2-3 सही हो गए, मजे आ गए। विद रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क, सबसे पहले समझ लो कि सॉरी क्या हो गए, इंडिया में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो अभी बताया था राजस्थान में, नहीं बताया था, झूठ बोल रहा हूँ, तो राजस्थान में, फिर भी डेजर्ट से पता लगा लो। तो इट स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आंसर गलत हो गया। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मुझे नहीं पता, दूसरा हटाओ आप, आंसर मिल जाएगा 1-3, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो भी है, और 2 डिस्ट्रिक्ट में है, 2 डिस्ट्रिक्ट क्या जरूरत है जानने की। सियाचिन ग्लेशियर तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पे अभी अटैक हुआ पहलगाम में, ये आपका आता है, ये आपका अक्साई चीन है, ये आपका अक्साई चीन है, ठीक। और यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, और इसके बाद आपका नुब्रा वैली यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे नुब्रा वैली, बाकी जो POK उसने कब्जा के रखा है। तो कह रहा है कि कहाँ पे है, तो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन गलत, ईस्ट ऑफ ले गलत, नॉर्थ ऑफ गिलगित गलत, नॉर्थ ऑफ यहाँ पे नुब्रा वैली, ठीक है इंडिया में, तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली इसका आंसर, नॉर्थ ऑफ गिलगित नहीं, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली इसका आंसर था, ठीक। मैप का क्वेश्चन इसमें क्या ही समझा सकता हूँ मैं। अगला कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भिल्सा
अलग अलग प्लेस फेमस हैं जो दिए गए, उनके प्रेजेंट टाइम पे स्टेट्स कौन कौन सी वो पूछा गया, ठीक। तो अब देखो, भिलसा आपका सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे था। भिलसा कहाँ पे है आपका? मध्य प्रदेश में सुंगा डायनेस्टी का कोई एक फेमस मतलब प्लेस था ये। द्वार समुद्रम जो था आपका होयसला का, जो होयसला थे उनका, होयसला कहाँ पे थे? होयसल डायनेस्टी कर्नाटका में थी, तो उनका कैपिटल था द्वार समुद्र। गिरिनगर आपका गुजरात का है। और स्थानेश्वर जो है हरियाणा में, हरियाणा में कौन था? तो पांडव जो थे ना, पांड्याज नहीं, पांडव, जो पंच पांडव थे ना, 5 पांडव, वो यहाँ पे भगवान शिव की पूजा किया करते थे स्थानेश्वर में। तो आप आंसर आप खुद देख लो कौन सा सही। अब इस क्वेश्चन को देखो, 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। यही पूछा था 2023 में कि हाँ 23 के क्वेश्चन में, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। फिर कह रहा है कि CGWA वॉज फॉर्म अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सही है। इंडिया लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन, तो जहाँ पे भैया 75 से 80% वाटर एक्सट्रैक्शन केवल इसी के लिए हो रहा है, तो ये भी सही होगा ना। अब देखो कह रहा है दूसरा तीसरा पहला तीसरा, तो दूसरा तीसरा आपको सही मिल गया, मतलब पहला गलत है 36%। अब डेटा कौन याद रखता है इतना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, 99 नंबर। जेट स्ट्रीम अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर ओनली, तो आपको पता हो तो दोनों में होती है, अब इसको नहीं समझाना है। अगला कह रहा है ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, तो केवल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वही डेवलप करते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग, तो जब लेसर होगा टेम्परेचर तो वो साइक्लोन का एंटी बन जाता है ना, ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन कौन सा हुआ आपका सही? केवल ओनली 2। अगली तरफ चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व व्हिच वन ऑफ द लार्जेस्ट, कौन सा टाइगर रिजर्व का जो लार्जेस्ट एरिया जिसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं। देखो टाइगर रिजर्व कुछ ऐसे होता है, ठीक। ये होता है आपका बफर जोन, और ये होता है आपका जो सबसे अंदर का होता है उसको कोर एरिया कहते हैं, ठीक। बीच में ट्रांजिशन होता है, 3 टाइप के जोन होते हैं आपके, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती नहीं। ये एरिया किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है ये पूछ रहा है, ये आपका नागार्जुन सैलम का है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। 6,000 स्क्वायर किलोमीटर, 6 या 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। 6,000 स्क्वायर किलोमीटर, 60 कुछ ज़्यादा बता दे रहा हूँ मैं। 6,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो ये सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। बाकी आपको कॉर्बेट के बारे में बता ही दिया। रणथंभौर आपका राजस्थान में है, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में। इससे ज़्यादा कुछ न्यूज़ में है मतलब इसमें पढ़ाने को है नहीं। और वीडियो ये भी बड़ा बन गया, कारण क्या था कि मैंने सोचा था कि 2020 का पेपर जो है वो सबसे आसानी से कुछ खास पढ़ाना नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई इसमें मुझे ये समझ आया कि कुछ ना कुछ बहुत कुछ पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो मुझे लगता है दोनों वीडियो मिला के आपके पहला पार्ट दूसरा पार्ट ये 2 घंटे 50 मिनट जाएंगे दोस्त। तो अब इसमें और कुछ कर भी तो नहीं सकता मैं। बाकी यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड थोड़ा सा अच्छे अच्छे से लिखते हैं। आप चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करिए आप। यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक मैं भी दे दूंगा। और बाकी 3 वीडियो के लिंक जो मैं इकोनॉमी के बता रहा हूँ बार बार डालता रहता हूँ मैं हर एक उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसका मैंने वो बना दिया आपके लिए, प्लेलिस्ट बना दी है GS1 पेपर का, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं कि कितने वीडियोस हो गए। 7 वीडियो, 7 नहीं 8 वीडियो हो गया इसका PYQ का। 2 और आना है। अब देखो आंसर की आ नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही पढ़ा देता हूँ, आंसर की आ जाएगी। तो जो 1 आध 2 गलतियाँ रहेंगी मुझे समय मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो आप खुद कर लेना, ठीक। तो अगला 2024 वाला स्टार्ट कर देंगे, 2 दिन में उसको कंप्लीट करके काम खत्म। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे पहले इन्वायरमेंट के कुछ पार्ट्स। इन्वायरमेंट में जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, या 2011-12 से लेके जो अभी तक कुछ अलग अलग जो बर्ड वगैरह पूछे हैं ना, हिमालयन मस्क डियर पूछ लिया, स्वयं डियर, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जल्दी लिख के खुद से नहीं लाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, लिख के नहीं ला पाऊंगा मैं, कारण क्या है लिखने में टाइम जाएगा। फिर उससे बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दो। हाँ ये उसको स्लाइड में पढ़ाऊंगा तो इससे ऐसे हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन मस्क डियर, ठीक, मैंने आपको ऐसे लिख दिया मस्क डियर। ये क्या है मैंने बता दिया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कहाँ पे मिलते हैं? तो कोल्ड रीजन में मिलते हैं, जैसे जैसे यूके मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आपका, जम्मू कश्मीर, ऐसे आप खुद समझ जाओगे। ये हिमालयन मस्क डियर के बारे में और कुछ हुआ तो उसको बता दूंगा। दूसरा स्वैम्प डियर कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो इंटायर इंडिया मैंने बता दिया, इंटायर इंडिया में मिलता है। क्वेश्चन जिस पे पूछा तो उसको पढ़ा ही दिया है कि क्या है, तो इंडेंजर्ड है, ऐसे मैं आपको लिख दूंगा, ठीक। उसमें साफ रहे गंदा रहे आपका काम है लिखने का। आप ये मत सोचना कि मैं किसी चीज़ का PDF बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास समय भी कम रहता है और मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि मैं स्लाइड्स प्रॉपरली जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कर ले जाऊँ।
ठीक, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें, नेशनल पार्क आपका, टाइगर रिज़र्व कितने हैं, जितनी अपडेटेड चीज़ें होती हैं आपका, जैसे हो गया ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये सब अपडेटेड पोर्शंस आपके मैं एनवायरनमेंट के कवर कराऊँगा 1 से 2 वीडियो में। इकोनॉमी नहीं कराऊँगा। इकोनॉमी में वो अगर चाहोगे आप तो 2-3 वीडियो, इसका 2 वीडियो और बना करके उस पार्ट को मैं विज़न आईएएस वाले को कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जितना जो अच्छी चीज़ें थी जिनसे क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप तीनों वीडियो देखे होते तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो उनको मैं वैसे तो वहीं से कवर हो जाएँगे। एनवायरनमेंट पढ़ाने के बाद फिर सोचेंगे क्या पढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।